हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है। हमें हरम की दीवार पर लेडी आडो कुछ पीटी हुई नजर आती है। फिर हमें धोबी घाट दिखाया जाता है। शाओलिन कहती है कि वो लड़की जो डूब के मर गई, सब कह रही है कि उसने आत्महत्या की थी। वजह लोग ये बता रहे हैं कि उसने लेडी लिशु के खाने में जहर मिलाया था और ये उसने अपनी लेडी आडो की मोहब्बत में किया था। जिस पर मामो कहती है कि प्योर कंसर्ट वाली लेडी आडो, जिसके ऊपर वो कहती है कि हाँ, 4 बड़ी कॉन्क्यूबाइन में से एक का ओहदा अब जाने वाला है। तभी मामो सोचने लगती है। वो सोचती है कि प्योर कंसर्ट लेडी आडुओ वो 35 साल की है, जो कि राजा से 1 साल बड़ी है। तब राजा शहजादे थे, उन्होंने एक बच्चे को भी जन्म दिया था, लेकिन बच्चा गुजर गया। इसका मतलब कि हरम को बनाया ही गया था ताकि बच्चे पैदा कर सके और उनकी देखभाल कर सके। क्या इसका मतलब यह है कि लेडी लिहुआ भी अगर बच्चा पैदा ना कर पाए तो उन्हें भी जाना पड़ेगा? इस बात की भी कोई सनद नहीं है कि राजा इसी तरह से लेडी ग्यूको के ऊपर अपना प्यार न्यौछावर करते रहेंगे। जाहिर है जो पेड़ फल नहीं दे सकते उनका यहाँ कोई काम नहीं है। तभी शाओलिन वहाँ से जाने लगती है। मामा उसे रोककर कहती है कि रुको जरा, ये खाने की चीजें बच गई थी। तभी शाओलिन कहती है कि अरे वाह, इसी तरह से रोज रोज चीजें बचनी चाहिए। जिसके ऊपर मामा कहते हैं कि ये तो मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकती। फिर वो कहती है कि एक और दावत है। तभी हमें सब लोग दावत की तैयारी करते हुए नजर आते हैं। लिंगा मामा से कहते हैं कि जरा इधर आना। जिसके ऊपर मामा कहते हैं कि आज तो बहुत काम है। जिस पर लिंगा कहते हैं कि सही कहा, इस बात ऊंचे ओहदे की कॉन्क्यूबाइन लेडी लिशु की है। मामा कहते हैं कि हरम की राजनीति का यहाँ साफ पता चल रहा है। तभी लेडी ग्योको कहते हैं कि आपका यहाँ पर स्वागत है। लेडी लिशु कहते हैं कि आपका शुक्रिया। मामा कहते हैं कि इन्होंने इन्हें बुलाया है ताकि ये इन्हें समझ सके कि हर औरत की फितरत होती है कि वो दूसरी औरत से बच कर रहे। सच कहूँ तो राजा नहीं होते तो ये ज्यादा जलती है एक दूसरे से। असल में बात यह है कि लेडी क्यों को बात निकलवाने में बड़ी माहिर है। यहाँ पर जो भी बदलाव होते हैं वो ये बात अपने मायके को जाकर बता देती है। जाहिर है ये एक कारोबारी खिट्टा है, इसलिए वो ये सब करती है। हम देखते हैं कि दोनों कॉन्क्यूबाइन आमने सामने बैठी हुई होती है। मामो तभी उसकी खाने चखने वाली को देखती है। वो कहती है कि अरे ये। तभी वो खाने चखने वाली मामो को देखकर डर जाती है थोड़ा, और मामो सोचती है कि अब इतनी बड़ी भी बात नहीं हुई थी कोई। फिर वो लेडी लिशो की दूसरी लेडी इन वेटरन्स को देखती है। वो देखती है कि वो उनके ऊपर जरा भी ध्यान नहीं दे रही होती। मामो सोचती है कि ये लोग ये जानबूझ के तो नहीं कर रहे हैं ना। फिर वहाँ पर पीने के लिए शरबत लाया जाता है। लेडी क्यू को लेडी लिशु से पूछती है कि आपको मीठी चीजें पसंद है? जिस पर वो कहते हैं कि मुझे बहुत पसंद है। लेडी क्यू को कहते हैं कि यह शरबत संतरे के छिलकों को शहद में उबाल कर बनाया गया है, ये शरीर को गर्म रखता है। कॉन्क्यूबाइन लिशु के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही होती है। तभी मामो सोचते है कि इन्हें शहद से भी मसला है। तभी उनकी लेडी इन वेटरन्स उन्हें सुनाना शुरू कर देती है। वो कहती है कि इन्हें तो यहाँ पर भी मसला है, इन्हें तो कुछ भी पसंद नहीं आता। तभी लेडी लिशु की लेडी इन वेटरन्स खुशफुसाना शुरू कर देती है। वो कहते हैं कि इन्होंने फिर से नखरे दिखाना शुरू कर दिया। आखिर कौन इतने नखरे करता है भला? तभी मामा शरबत को थोड़ा सा चखती है। वो लेडी क्योको को मना कर देती है। जिस पर लेडी क्योको कहती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, लगता है शहद को ठीक से उबाला नहीं गया, आपके लिए कुछ और मंगवा देते हैं। अदरक का काढ़ा कैसा रहेगा? जिसके ऊपर लेडी लिशु खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ बिल्कुल। मामा सोचती है कि इन लेडी इन वेटरन्स के बारे में मेरा अंदाजा एकदम सही था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मामा को कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है। लिंगा कहते हैं कि तुम यहाँ की परवाह मत करो, हम सब कुछ साफ कर देंगे। मामा सोचते हैं कि इनको मेरी कुछ ज्यादा ही परवाह है। तभी जिनशी कहता है कि अपा फिक्री तुम कैसी हो, तुम्हें ये दावत कैसी लगी? जिसके ऊपर अपा फिक्री सोचती है कि इसका मतलब इसने ये सब कुछ इंतजाम किया था। मैं तभी सोचूं कि ये अचानक से दावत का इंतजाम कैसे हो गया। वो कहते हैं कि सब कुछ आसानी से निपट गया, दोनों बड़ी खुश थी। लेकिन तभी जिनशी उसको पकड़ लेता है और कहता है कि अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। तभी मामा उसका हाथ कंधे से झटक देती है और कहती है कि बगैर छुए भी बात हो सकती है। जिनशी कहता है कि वो लेडी इन वेटरन जो डूब के मर गई थी, सब लोग कह रहे थे कि खाने में जहर उसने मिलाया था। मामा कहते हैं कि यह अफवाह तो मैंने भी सुनी है। तभी जिनशी पूछता है कि लेडी इन वेटरन ये क्यों करेगी भला? जिसके ऊपर मामा कहते हैं कि ये मेरा काम नहीं है। जिनशी पूछता है कि तुम्हें कुछ मालूम है क्या? जिस पर मामा कहते हैं कि ये मेरा काम नहीं है। तभी जिनशी थोड़ा ठहर जाता है और अपनी जुल्फों को झटका देते हुए कहता है ठीक है, फिर तुम गार्डन पवेलियन जाकर थोड़ा काम करना पसंद करोगी क्या? जिस पर मामा कहते हैं कि पूछ तो ऐसे रहा है जैसे मेरे इख्तियार में है। फिर वो जिनशी से कहते हैं कि मैं समझ गई, और हम देखते हैं कि वो गार्डन पवेलियन पहुंच जाती है। वो कहते हैं कि राजाओं के महल उनके रंग में रंगे हुए होते हैं। लेडी ग्यूको का महल मुझे घर जैसा लगता है, जबकि लेडी लिहुआ का महल बहुत ही शाही है। और जहाँ तक बात है लेडी आडुओ की, तो ये मुझे बड़ा ही व्यवहारिक और सरल लगा। तभी हमें हेड लेडी इन वेटरन फेंगमिंग नजर आती है। वो कहते हैं कि आपका यहाँ पर स्वागत है, अब हम 3 दिनों तक यहाँ पर काम करेंगे। तभी वहाँ पर कॉन्क्यूबाइन आडू आ जाती है। वो कहती है कि ये तो नए चेहरे हैं। फेंगमिंग कहती है कि ये सब यहाँ पर काम करने के लिए आई है। जिस पर लेडी आडुओ कहती है कि बहुत अच्छे। मामा सोचती है तो ये है प्योर कॉन्सर्ट कॉन्क्यूबाइन आडुओ। इनकी उम्र 35 साल है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर, सुशील और सादा लग रही है। अगर वो अलग कपड़े पहने तो वो एक शाही अधिकारी जैसी लगेगी। ऐसा लगता है कि घुड़सवारी का लिबास इन पर बहुत ज्यादा जचेगा। मामाओं के साथ वाली लड़कियां उनको घूरती रह जाती है। तभी मामा उनको देखकर सोचती है कि मुझे इनको देखकर किसी की याद आती है। लेडी फेंगमिंग ये यहाँ की हेड लेडी इन वेटरन है। मुझे लगा था कि ये बड़े ही ऊंचे खानदान से होगी, लेकिन इनसे मिलना तो बड़ा ही आसान निकला। तभी फेंगमिंग दरवाजे को खोलती है और कहती है कि अंदर जाके सारी चीजों को उठा लो। जिसके ऊपर
मामा उनके हाथों पे बंधी हुई पट्टी को देखती है। वो कहते हैं कि भारी काम किन्नरों से करवा लेना। तभी अबू फिक्री सोचते हैं कि सच में ये उम्र में सबसे बड़ी और ऊंचे ओहदे वाली हेड लेडी इन वेटरिन है। ये महल सच में बहुत ज्यादा शाही है, लेकिन यहाँ पर चीजें भी बहुत सारी है। ऊपर से यहाँ की लड़कियां भी जेट पवेलियन की लड़कियों की तरह बहुत ही मेहनती है। कुछ बेवकूफों को इनसे सीख लेनी चाहिए। तभी हमें लेडी लिहुआ की लेडी इन वेटरिन दिखाई जाती है। मामा आखिरकार सारा काम कर देती है और वो कहते हैं कि आखिरकार काम हो ही गया। लेकिन तभी फेंगमिंग वहाँ पर आ जाती है। वो कहते हैं कि तुमने इतनी जल्दी इतना सारा काम कर दिया, क्या तुम मेरी मदद भी करोगी? अबू फिक्री सोचते हैं कि ये बहुत ही होशियार और सादा है, इसलिए ये सबसे अच्छे से काम करवा लेती है। मुझे लगता है कि इनको इनका काम सबसे अच्छे से आता है। मामा थकी हारी जा रही होती है। वो सोचती है कि मैंने बड़े दिनों के बाद इतनी मेहनत का काम किया है। जिसके ऊपर फेंगमिंग उसके पास आ जाती है और कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया था। मामा कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है। तभी फेंगमिंग कहती है कि मुझे याद आया, आजा तुम यही ठहरने वाली हो, चलो मेरे साथ। वो मामा को रजाई दे देती है और कहते हैं कि इसे ले लो, यहाँ पर रात में बहुत ठंड होती है। जिस पर मामा उसका शुक्रिया अदा करती है और वो कहते हैं कि कोई बात नहीं। मामा उसका हंसता हुआ चेहरा देखती है। मामा सोते सोते सोच रही होती है। वो सोचते है कि मास्टर जिनसी ने मुझे यहाँ पर कुछ करने को कहा नहीं है। लेकिन तभी दूसरी लेडी इन वेटरिन छींक मारती है और मामा रजाई ओढ़ के सो जाती है। मामा फर्श पे पोछा मारती हुई सोच रही होती है कि जहर कांड के पीछे जो कोई भी है, लेकिन यहाँ की लड़कियां बहुत ही ज्यादा मेहनती है। और ना सिर्फ यहाँ की लड़कियां, हमें फेंगमिंग दिखाई जाती है। वो वहाँ पर पोछा मार रही होती है। लेडी इन वेटरिन कहती है कि ये आपके करने के काम नहीं है। जिस पर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, यहाँ पर मुझे एक चीज दिखी इसलिए मैं उसको साफ कर रही हूँ। अब पोथेकरी सोचते है कि फेंगमिंग तो कमाल है। अगर इन्होंने घर बसाने के बारे में सोचा होता, भले ही इनकी उम्र ज्यादा है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बीवी साबित होती। क्या इन्होंने सच में सिर्फ कॉक्यूबाइन आडुओ के लिए घर नहीं बसाया, इन्होंने अपनी जिंदगी कॉक्यूबाइन आडुओ के लिए वक्फ कर दी है। अब जबकि ऊंचे दर्जे की कॉक्यूबाइन आने वाली है तो सबसे ज्यादा खतरा लेडी आडुओ को है। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक जगह खाली हो जाए तो कॉक्यूबाइन लिहुआ और कॉक्यूबाइन ग्यो को इनके पास राजा आते जाते रहते हैं। लेकिन कॉक्यूबाइन लीशु वो महज 14 साल की हो, राजा उनके पास नहीं आते, जो कि देखने में अच्छा ही है, लेकिन फिर भी वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही। देखा जाए तो लेडी आडुओ का शुभचिंतक लेडी लीशु को जहर दे सकता है। तभी एक लेडी इन वेटरिन आकर कहते हैं कि कोई मेरी मदद करेगी क्या? जिस पर मामा शहद के मटकों को देखती है और कहती है कि ये तो शहद है। जिस पर लेडी इन वेटरिन कहती है कि ये लेडी फेंगमिंग के घर से आता है। असल में उनका घराना शहद का बड़ा तिजारती घराना है। तभी मामा कहते हैं कि इसलिए ये इतना महंगा होने के बावजूद यहाँ पर इतना सारा है। उसे रात वाली मोमबत्ती की मीठी खुशबू याद आती है। तभी मामा वहाँ पर लेडी लीशु को देखती है। वो कहते हैं कि लेडी लीशु अपने चखने वाली के साथ, लेकिन ये आखिरकार गार्डन पवेलियन में है ही क्यों? अगर मैं ध्यान से सोचूं तो तभी उसे वो शहद वाला वाकया याद आ जाता है। हमें जिनसी चाय में शहद डालता हुआ नजर आता है। फिक्री कहते हैं कि यही कुछ हुआ था। जिस पर जिनसी कहता है कि और कुछ हुआ था वहाँ पर। जिस पर फिक्री कहती है कि मैं कप फिक्री हूँ, कोई जासूस नहीं, मुझे नहीं पता कि और क्या हुआ था वहाँ पर। फिर जिनसी पूछता है कि मुझे एक बात बताना, अगर कोई बाहर संदेशा भेजना चाहे किसी खास तरीके से तो वो कौन हो सकता है? जिस पर मामा कहते हैं कि वो वहाँ की हेड लेडी इन वेटरिन होगी। जिनसी पूछता है कि वही क्यों? जिस पर फिक्री जवाब देती है कि उनके हाथ पे पट्टी बंधी हुई थी, बिल्कुल वैसी ही पट्टी उस औरत के हाथ में भी थी जिसके हाथ पे जलने के निशान थे। आखिर कोई रंग बिरंगी जलने वाली पट्टियों का इस्तेमाल क्यों करेगा भला? शायद किसी को इशारा देने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि वो मासूम दिखने वाली हेड लेडी इन वेटरिन बिल्कुल भी इसमें मुलविस नहीं है, लेकिन ये मेरी बस एक राय है। फिर जिनसी और गावशुन एक दूसरे को देखते हैं और फिर जिनसी कहता है कि बात में दम तो है। तभी अबू फिक्री सोचती है कि इसको ये बातें पहले से ही मालूम थी, इसलिए ये मजे ले लेकर शहद खा रहा है। तभी जिनसी उसके पास आ जाता है और अबू फिक्री उसको देखकर अचानक से चौंक जाती है। जिनसी कहता है कि तुम्हें इनाम तो मिलना ही चाहिए। जिसके ऊपर अबू फिक्री कहती है कि जरूरत नहीं है। तभी वो अपनी उंगलियां शहद में डुबा देता है और अबू फिक्री की तरफ बढ़ा देता है। अबू फिक्री कहती है कि छी, ये क्या कर रहा है गंदा इंसान। मामा सोचते है कि इस आदमी को क्या लगता है, ये अच्छा दिखता है तो इसका मतलब ये कुछ भी करेगा, ये सच में ऐसा ही ठरकी था हमेशा से। फिर वो गावशुन से कहते हैं कि गावशुन मेरी मदद करे, लेकिन गावशुन मुंडी घुमा देते हैं। तभी वो कहते हैं कि तुझे जमाल गोटा खिलाऊंगी। फिर मामा कहते हैं कि मुझे तीखा पसंद है। जिसके ऊपर जिनसी कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम मीठा खा नहीं सकती। तभी वो कहते हैं कि नहीं, अगर ये ऊंचे ओहदे का ना होता तो मैं इसकी ऐसी जगह पे लात मारती कि ये ना दिखा पाता ना बता पाता। लेकिन फिर वो सोचते है कि एक मिनट, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि मैं क्या करूँ, भाग जाऊँ या इसकी बात मान लूँ? ये चाहता है कि मैं इसकी उंगलियां चाटूं। छी, अगर ये कोई जहर देता तो मैं चाट भी लेती। लेकिन तभी उसकी झपक जाती है। उसे लेडी लीशु याद आती है। उसे याद आता है कि लेडी लीशु को शहद से तकलीफ होती है। फिर उसे वो मरी हुई लड़की भी याद आती है और फिर उसे याद आता है कि गार्डन पवेलियन में किस तरह से चीजों का ध्यान रखा जाता है। उसे ये भी याद आता है कि हेड लेडी इन वेटरिन ने लेडी आडुओ के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया है। उसे ये भी याद आता है कि लेडी लीशु ग्रैंड पवेलियन में जाती है जहाँ पर बहुत ज्यादा शहद है। जिनसी चौकर कहता है अबू फिक्री, लेकिन तभी वहाँ पर कॉक्यूबाइन ग्यो को आ जाती है। वो कहते हैं कि मेरी लेडी इन वेटरिन के साथ इस तरह की हरकत करने की हिम्मत भी कैसे हुई? जिनसी घबरा जाते हैं और कहते हैं कॉक्यूबाइन ग्यो को। तभी कॉक्यूबाइन ग्यो को उनके पास आ जाती है, लेकिन जिनसी वहाँ से भाग लेते हैं। तभी गावशुन मामा से कहते हैं कि शाओमा और मास्टर जिनसी को माफ कर दीजिएगा, वो बहुत ज्यादा ही बहक गए थे, इस बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी। जिस पर मामा कहते हैं कि ऐसा है तो अगली बार आप मेरी जगह पे जहर चखेगा। जिसके ऊपर वो कहते हैं कि अरे जहर, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, और फिर उल्टी वाला मुंह बनाने लगते हैं। तभी मामा कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपको समझ तो आ गई बात। फिर वो कहते हैं कि वैसे कुछ और भी बातें हैं जिनकी मैं जांच करना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो लेडी लीशु के पास आ जाती है। लेडी लीशु कहती है कि आपका स्वागत है और
इधर उधर मुंडी घुमाने लगते और कहते हैं कि जिनशी नहीं आए, जिसके ऊपर वो कहते हैं कि नहीं आए। तभी लेडी लिशु कहते हैं कि फिर तुम क्यों आई हो, जिसके ऊपर वो कहते हैं कि मुझे कुछ जांचबीन करनी है। फिर मामा पोस्ट मारते हैं, कॉन्क्यूबाइन लिशु से पहचान लेती है और कहती है कि तुम तो वही लड़की हो ना जो कि मुझे वहाँ पर उत्सव में मिली थी। अबा फिक्री कहती है कि मुझे एक बात बताए कि आपको शहद से दिक्कत है, जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला, जिसके ऊपर वो कहते हैं कि आपके चेहरे से पता चल गया। तभी वो अपना चेहरा छुपाने लगती है। अबा फिक्री कहती है कि क्या उससे आपका पेट खराब हो जाता है, आप बता सकती है मुझे, ये बहुत ही आम है। जिसके ऊपर लेडी लिशु कहते हैं कि मुझे कुछ याद तो नहीं है, लेकिन मेरे माँ बाप ने कहा था कि मैं मरते मरते बची थी और फिर मैंने कभी भी शहद को नहीं चखा। तभी पीछे खड़ी लेडी इन वेटिंग कहते हैं कि तुम कॉन्क्यूबाइन लिशु से इस तरह से सवाल नहीं पूछ सकती। मामा सोचते कि कौन निकम्मी मुझसे बातें कर रही है। तभी सारी लेडी इन वेटिंग कॉन्क्यूबाइन लिशु से कहते हैं कि आपको इसे यहाँ से निकाल देना चाहिए, ये आपके लायक नहीं है। तभी मामा सोचते हैं कि सब लोगों को ये बुरा बना देते हैं कॉन्क्यूबाइन लिशु के सामने, जबकि ये खुद बुरी है। ये उन्हें बार बार सताती रहती है और सब लोगों को इनसे दूर कर देती है। एक मासूम बच्ची को अपने हिसार में लेना बहुत ही आसान काम है। फिर वो सोचती है कि एक कॉन्क्यूबाइन जो कि अपनी लेडी इन वेटिंग्स के ऊपर निर्भर रखती है, ये तो इनके साथ चालबाजी से काम ले रही है, ये तो बहुत ही बड़ा धोखा है। फिर मामा उनसे कहती है अगर तुम्हें मुझसे मसला है तो जाकर मास्टर जिनशी से बात करो, उन्होंने ही मुझे यहाँ पर भेजा है। इस बात पर लेडी इन वेटिंग्स खुश हो जाती है। वो कहते हैं कि हमें जिनशी से बात करने का सीधा मौका मिलेगा। मामा पीछे खौफनाक हंसी हंसने लगती है। वो कहते हैं कि मैं देखना चाहूंगी कि जिनशी से किस तरह से पीछा छुड़ाएंगे। फिर अपा फिक्री कॉन्क्यूबाइन लिशु से कहती है कि एक और बात बताए, क्या आप लेडी फेंगमेंग को जानती है? वो गार्डन पॉलियन की हेड लेडी इन वेटिंग है, जिसके ऊपर कॉन्क्यूबाइन लिशु के तासुरात बहुत ही ज्यादा गमगीन हो जाते हैं। गाओशुन मामा से पूछते हैं कि क्या हुआ। तभी मामा जवाब देती है। वो गाओशुन से पूछते हैं कि गाओशुन एक बात बताएगा, क्या मुझे माजी में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी मिल सकती है? जिसके ऊपर गाओशुन कहते हैं कि मैं पुस्तकालय से बात कर लेता हूँ। गाओशुन सोचते हैं कि इस बार इसने क्या पता लगा लिया है, लड़की का दिमाग बहुत ही तेज है। महज 17 साल की उम्र में वो बहुत ही ज्यादा होशियार, तेज दिमाग और चालाक है। वो बहुत ही अजीब है, लेकिन उसकी तारीफ तो बनती है। फिर वो एक किताब को उठा लेता है। मामा कहते हैं कि 17 साल पहले जब राजा एक शहजादे हुआ करते थे, उनका और लेडी आडुओ का एक बच्चा पैदा हुआ था जो कि बाद में मर गया। उसी दौरान माजी के राजा और रानी डोजन का एक बेटा पैदा हुआ जो कि हाल के राजा का भाई था, लेकिन उस वक्त हाल के राजा का बस एक ही बेटा था। लेडी आडुओ और राजा एक साथ ही पले बड़े क्योंकि वो एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए राजा को लेडी आडुओ की इतनी ज्यादा चिंता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस ठरकी आदमी की उस वक्त बस एक ही कॉन्क्यूबाइन थी। 16 साल पहले वो बच्चा गुजर गया, उसकी दाई का नाम था। फिर वो थम जाती है। अपा फिक्री कहती है कि मैं समझ गई, मुझे पहले से ही अंदाजा था। हरम में सारी की सारी जड़ी बूटियां वही है जो मैं बचपन में इस्तेमाल करती थी। किसी ने उन्हें यहाँ पर उगाया था। एक आदमी जो कि बूढ़ी औरत की तरह पैर रंग कर चलता है। एक वैद्य जो प्लेसर डिस्ट्रिक्ट का अपोथेकरी बनने के लिए एकदम सही है। वो जो कभी किन्नर था जिसके घुटने से हड्डी निकाल दी गई है। हमें छोटी मामा और उसके पिता दिखाए जाते हैं। फिर मामा कहते कि आप क्या कर रहे थे बाबा, और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदाफिज़, अपना ध्यान रखेगा। फिर मिलेंगे, थैंक यू।